एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का वर्क एजुकेशन की एक नई क्लास में। आज ये सेशन जो है ये क्लास 7th एंड 8th के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक शॉक की। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, हमें कैसे लगता है और इससे बच कैसे सकते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें आज हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, जैसे कि पानी, मेटल्स, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, है ना। हम सब लोगों को पता है बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट उनमें से फ्लो हो जाता है। किसमें से? वाटर एंड मेटल्स। इसलिए हमारी जो कंडक्टिंग जो वायर्स होती हैं वो भी मेटल्स की ही बनी हुई होती है, ठीक है। और इनके अलावा एक तीसरी चीज़ भी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर है बच्चों। वो कौन सी है? दैट इज़ आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं। इसके अलावा 70% वाटर है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी जो है दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी ह्यूमन बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये हमारे लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें बहुत सारी इंजरीज हो सकती हैं। जिस बॉडी पार्ट में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वहाँ के टिश्यूज़ को, वहाँ के ऑर्गन्स को वो डैमेज करता चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाव के बारे में पता होना चाहिए, प्रिवेंशन इसका पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद डिफाइन कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक शॉक को। देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट टचेस और फ्लोज थ्रू द बॉडी, बॉडी किसकी? हमारी ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक शॉक। इट कैन हैपन वेर एवर देयर इज लाइव इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, हम लोग ये लाइव वर्ड जो है ना ये बहुत यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले सब्जेक्ट्स में। लाइव क्या होता है? देखिए, वायर है, एक पीस ऑफ वायर जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, वो नहीं होता है लाइव वायर। लाइव वायर कौन सा होता है? जिसमें से कि करंट फ्लो कर रहा होता है एट दैट मोमेंट, राइट। अब देखिए, इलेक्ट्रिक शॉक के जो इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे बहुत तरह के हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करते हैं। कई बार हमें कुछ नहीं होता, हल्की सी वाइब्रेशंस फील होती हैं और कई बार इंसान की डेथ तक हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक शॉक का बॉडी पर इफेक्ट क्या होगा। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट कॉजेस एन इलेक्ट्रिक शॉक? एक इलेक्ट्रिक शॉक हमें लगता है जब भी इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी में कहीं से पेस से भी पास होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक रिजल्ट्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद फॉल्टी, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मैं यूज़ कर रही हूँ, उसमें फॉल्ट है, उसमें इंसुलेशन ब्रेकेज है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है और मैंने उसको टच कर दिया, तो मुझे ऐसे अप्लायंस से डेफिनेटली इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इसके अलावा हाउस होल्ड, हमारे घर की वायरिंग में अगर कोई फॉल्ट है वहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस, मतलब जो वो मोटे मोटे वायर्स होते हैं ना, केबल्स जो हमें हमारे घरों के बाहर गलियों में, कॉलोनीज़ में नज़र आते हैं, पोल्स जहाँ से कि फिर इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों पर सप्लाई की जाती है, उन केबल्स में हैवी करंट होता है। वहाँ से अगर शॉक लगता है, उसके साथ एक्सपोजर हो जाता है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। लाइटनिंग, जब बिजली जब गिरती है ना, उससे अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एंटर कैसे करती है हमारी बॉडी में? थ्रू आवर हेड, ठीक है। तो हेड से इलेक्ट्रिक करंट एंटर करने का मतलब है सबसे ज़्यादा जो इंजरी होगी वो हमारे ब्रेन को होगी, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी आउटलेट्स क्या होते हैं? जो भी स्विच बोर्ड्स हम लोग अपने आसपास देखते हैं, एमसीबी बॉक्सेस देखते हैं, ये सभी हमारे आउटलेट्स होते हैं। ये सभी प्रॉपर्ली इंसुलेटेड होने चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक लगता कैसे है? इलेक्ट्रिक शॉक लगता कैसे है भाई, ये तो बहुत ही ज़रूरी है पता होना। तभी तो, जब ये पता होगा कि लगता कैसे है, तभी तो उसको बचाने के बारे में भी सोच पाएंगे, है ना। तो देखिए, एक इलेक्ट्रिक शॉक हमें लगता है जब कोई इंसान, कोई पर्सन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बॉडी के उस पोर्शन के थ्रू फ्लो करती है और इससे लग जाता है सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। एक्सपोजर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, क्या होता है ना, ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे एक्चुअली, कि कभी कभी क्या होता है कि कोई इंजरी नहीं होती है और कभी कभी बहुत सीवियर शॉक लग जाता है, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन इंजरी होती है इलेक्ट्रिक शॉक से वो होती है बर्न्स, राइट।
करंट ये डिफरेंट वैल्यूज कि कितने करंट लेवल पे हमें क्या नुकसान, क्या सेंसेशन होती है। ध्यान देने की बात ये है यहाँ पर कि हम लोगों ने करंट के रेंजेस पढ़े हैं एम्पियर्स में, है ना। करंट का जो ISI मार्क यूनिट होता है दैट इज एम्पियर। यहाँ हम लोग किस रेंज में बात कर रहे हैं बच्चों? मिली एम्पियर्स में, यानी कि 10⁻³ एम्पियर। इतने लो लेवल करंट जो है वो भी सक्षम है हमें इलेक्ट्रिक शॉक देने में, ठीक है। अब ये अलग अलग रेंजेस के लिए बताया है। अगर 0.2 से 2 मिली एम्पियर है करंट का वैल्यू, तो उससे हमें एक इलेक्ट्रिकल सेंसेशन फील होती है, वाइब्रेशन जैसा फील होता है। अगर 1 से 2 मिली एम्पियर है तो पेनफुल शॉक लगता है। 3 से 5 मिली एम्पियर है, बच्चों को करंट लग सकता है। 6 to 10 है तो ये मिनिमम होता है अडल्ट्स को इलेक्ट्रिक शॉक की इंजरी देने के लिए, ठीक है। 10 से 20 अगर हो जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, और मसल कॉन्ट्रैक्शंस मतलब जहाँ जहाँ से भी करंट फ्लो करेगा ना, वहाँ के जो अंदर मसल्स हैं, सेल्स हैं, वो डैमेज होते जाएंगे, ठीक है। 22 मिली एम्पियर का करंट बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो सकता है। बहुत कम लोग हैं जो इसको झेल पाते हैं। 99% लोग जो है वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। 20 to 50 अगर है, इंटेंस कॉन्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, सीवियर इंजरी हो जाती है, इर्रिवर्सिबल, ठीक है। 50 to 100 है तो ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगता कैसे है? अब देखिए, इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा हम लोग कि इलेक्ट्रिक शॉक इज रिसीव्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द बॉडी। सिंपल है, जब इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी से पास होगा तब हमें करंट लग जाएगा, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी का क्योंकि कंडक्टर है अच्छी, तो रेजिस्टेंस लो है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि करंट अच्छे से फ्लो करता है, अच्छे से पास हो जाता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी तो जो है ना वो करंट को वेलकम करती है ना। तो उसके वेलकम करने का नुकसान लेकिन हमें उठाना पड़ता है, ठीक है। हमें बर्न्स हो सकते हैं, डिस्ट्रप्शंस हो सकती हैं, हार्ट एक्टिविटी जो नॉर्मल जो वो पंपिंग एक्टिविटी है ना हार्ट की है, उसमें डिस्ट्रप्शंस आ सकते हैं। इसके अलावा मसल्स जो है सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं उसमें। करंट जो है वो बॉडी से पास होता है, अलग अलग पाथ लेता है बच्चों। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाथ से कोई अप्लायंस या कोई आउटलेट टच किया और मुझे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लो था, करंट था, तो मेरी बॉडी से पास करेगा, कहाँ से होते हुए? हाथ से होते हुए, क्योंकि करंट को अल्टीमेटली जाना है ग्राउंड में, ठीक है। तो वो मेरे हेड में नहीं जाएगा, इस केस में मेरे हाथों से होते हुए वो नीचे। तो नीचे जाने के रास्ते में उसके क्या क्या हमारे ऑर्गन्स आएंगे? सबसे पहले हार्ट और लंग्स। तो वो हार्ट और लंग्स इनको एकदम डैमेज करते हुए निकल जाता है, ठीक है। हाउ एन इलेक्ट्रिक शॉक इज रिसीव्ड? कॉन्टैक्ट विद लाइव वायर। देखिए, जो हमारा वायरिंग सिस्टम है, 2 तारे हम लोग यूज़ करते हैं। एक होती है लाइव वायर जिसका कलर रेड होता है, दूसरी होती है न्यूट्रल जिसका कलर ब्लैक होता है, ठीक है। लाइव वायर में 220 वोल्ट का AC करंट होता है, न्यूट्रल में 0 वोल्ट रहता है। तो कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस? 220 - 0, यानी कि 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को फ्लो होने के लिए ये 2 वायर्स चाहिए, किसी एक वायर के साथ करंट फ्लो नहीं कर सकता। अब मुझे कैसे, वायरिंग से अगर करंट लगना है मुझे कैसे लगेगा? तो क्या होता है ना कि अगर मैं न्यूट्रल के कांटेक्ट में आई, न्यूट्रल का भी पोटेंशियल 0, मेरी बॉडी का भी पोटेंशियल 0, 0 0 पोटेंशियल डिफरेंस 0, मुझे कोई शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लाइव वायर के कांटेक्ट में आती हूँ, लाइव वायर पे कितना है वोल्टेज? 220 वोल्ट्स, मेरी बॉडी का कितना है पोटेंशियल? 0, सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। सारा का सारा जो करंट है सप्लाई का वो मेरी बॉडी से होके जाएगा, ठीक है। और जो पाथ वो लेगा ना, उन ऑर्गन्स को, वहाँ के मसल्स को वो सीवियर डैमेज देता हुआ जाएगा, ठीक है। तो हार्ट, लंग्स, हमारे मसल्स, इनको वो डैमेज करता हुआ जाएगा। इससे बचने का तरीका है इंसुलेटर्स यूज़ करना, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशंस में भी हम लोग यही बात करते हैं, अपने आप को इंसुलेटेड रखें। ऐसा तो नहीं है कि अब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना बंद कर देंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते, है ना। बस ध्यान से उसको यूज़ करना है। इसके सिम्टम्स और इसके आफ्टर इफेक्ट्स।
इलेक्ट्रिक शॉक के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे टेबल में भी देखा था, वो करंट के लेवल्स पे, वोल्टेज के लेवल्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वो माइनर भी हो सकते हैं और वो हैवी सिम्टम्स भी हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। सेकेंडरी इंजरीज अगर फॉलोइंग, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगा उसके बाद भी कुछ इंजरीज जो है वो हमारी बॉडी में हो सकती हैं, जैसे कि दूर गिर जाना। कभी कभी यही होता है ना, जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है हमें, तो हमें ज़ोर का झटका लगता है, हम उस जगह से दूर जा कर के गिरते हैं। तो जब हम गिरते हैं तो उस टाइम पे हमें जो इंजरी होती है वो सेकेंडरी इंजरी होती है, चोट लग जाती है ना, फ्रैक्चर हो जाना, कोई बोन ब्रेक हो जाना, बैक पेन हो जाना। तो ये सारी जो होती हैं ये सेकेंडरी इंजरीज कहलाती है। तो प्राइमरी इंजरी क्या हुई कि जहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था उन एरियाज़ में, उन बॉडी पार्ट्स में बर्न्स आ जाना, है ना, वहाँ पर कोई लॉस हो जाना, कोई अबनॉर्मलिटी हो जाना, ये होते हैं आपके प्राइमरी आफ्टर इफेक्ट्स। और सेकेंडरी हो गए आपके दूर गिर जाना, आपको बॉडी में कहीं ना कहीं पे कोई कोई बोन ब्रेक हो गया, फ्रैक्चर हो गया, बैक डिस्क, स्लिप डिस्क हो गया, ये सारे आपके होते हैं सेकेंडरी। के बाद अभी उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, सिम्टम्स और उसके आफ्टर इफेक्ट्स। सिम्टम मतलब पता कैसे चले कि इनको, एक पर्सन को, एक विक्टिम जो है उनको इलेक्ट्रिक शॉक ही लगा है या फिर उन्हें चक्कर आया है। ठीक है, एक सिंपल चक्कर आया है या इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो हो सकता है कि बहुत ही कम एक्सटर्नल एविडेंस या तो हो ही ना, बर्न हो ही ना, जला हुआ निशान कहीं पर दिखे ही नहीं, तो ये थोड़ी ना मान लेंगे कि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा है। कई बार इलेक्ट्रिक शॉक से हमें एक्सटर्नल बर्न्स कम होते हैं और इंटरनल इंजरीज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, मतलब हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है। इंटरनली सीवियर बर्न्स आ जाते हैं। बर्न्स जो है वही जहाँ पे कांटेक्ट होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीवियर होते हैं। हाथ, हील्स, हेड, ये कॉमन पॉइंट्स होते हैं कांटेक्ट के। बर्न्स के अलावा जो अभी हम बात कर रहे थे, दूसरी इंजरीज भी पॉसिबल है, जो कि अगर कोई पर्सन इलेक्ट्रिक सोर्स के कांटेक्ट में आया है, उसको इलेक्ट्रिक सोर्स लगा है, इलेक्ट्रिक करंट उसको लगा है, तो बाद में क्या होता है ना, जहाँ से भी करंट गया है वहाँ पर वो अपने आफ्टर इफेक्ट्स को छोड़ कर जाएगा। ठीक है, हो सकता है उस समय ना पता चले, थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद जो बड़ी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग है, चेस्ट पेन है, अब्डोमिनल पेन है, ये कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक शॉक के ही आफ्टर इफेक्ट्स हैं। हाथ पैरों में दर्द रहना, कोई बॉडी पार्ट डीफॉर्म हो जाना, हड्डी टूट जाना, ये सभी इलेक्ट्रिक शॉक के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। बच्चों में बच्चे करते क्या हैं? बच्चे तो कोई अप्लायंस यूज़ नहीं करते हैं, है ना ही कुछ रिपेयर वर्क करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खेलते हैं, इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स के साथ, इलेक्ट्रिकल वायर्स के साथ बच्चे खेलते हैं। और अगर बाई चांस वो लाइव हुआ या उसमें अगर लीकेज करंट भी है तो बच्चों को तो इंजर करने के लिए वो भी काफ़ी है ना। तो बच्चों के तो हाथों पर बर्न दिख जाते हैं, या अगर उसने वायर को मुंह में डाला है तो उसके मुंह में, माउथ में इंजरी हो सकती है, बर्न्स हो सकते हैं, लिप्स वाले एरिया में बर्न्स नज़र आ जाते हैं, स्किन का कलर चेंज हो जाता है। इसके बाद इसके शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, अगर करंट का लेवल कम था, हम लकी थे, ठीक है, तो उस केस में क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? बर्न्स, इर्रेगुलर हार्टबीट जो कि थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाती है, टिंगलिंग पिकलिंग सेंसेशन, ऐसा लगता है कोई हमें बार बार छू रहा है या हमारे अंदर वाइब्रेशंस हो रही हैं, कॉन्शियसनेस, कई बार बेहोश हो जाते हैं, और हेडेक होता है कुछ टाइम तक। कुछ लोगों को अनप्लेजेंट, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि पेन है, अनप्लेजेंट, अनकंफर्टेबल, हैवीनेस का फीलिंग होता है, ये भी शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स में ही आता है। मतलब विद टाइम ये जो सिम्टम्स हैं ये चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ये थोड़े डेंजरस है। वैरायटी ऑफ सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिक और फिजिकल सिम्टम्स। अगर किसी को हैवी शॉक लगा है तो उनमें हमें ये लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये एक टेबल है बच्चों, इसे हम लोग देखेंगे। साइकोलॉजिकली क्या हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल क्या आफ्टर इफेक्ट साइड इफेक्ट्स है, और फिजिकली क्या है। ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन,
मेमोरी लॉस, पैनिक अटैक्स, ये हमारे साइकोलॉजिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। न्यूरोलॉजिकल, लॉस ऑफ मेमोरी, कंसंट्रेशन पुअर हो जाना, टिंगलिंग सेंसेशंस होना, फेंट हो जाना, लॉस ऑफ बैलेंस नहीं कर पाना चीज़ों को, शाटिका, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स किसकी? हाथ पैरों की, ठीक है। फिजिकल, पेन रहता है, फेटिग, थकान रहती है बहुत ज़्यादा, हेडेक, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, जैसे पहले पूरा हाथ घुमा लेते थे ना जहाँ शॉक लगा है, फिर वहाँ के क्योंकि मसल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो जो मोशन है, जो मूवमेंट है, उसका स्पैन भी कम हो जाता है, ठीक है। जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, नाइट स्वेट्स बहुत आते हैं, रात में पसीना आना, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रिक शॉक का, और ये लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है। अब हमें ये तो पता चल गया इलेक्ट्रिक शॉक क्या है, कितना सीवियर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, है ना। अब अपने आप को लेकिन बचाया भी जा सकता है, ठीक है। तो आप अपने आप को बचाएंगे कैसे हम लोग? और अपने आप को ही क्यों भाई, अपने से जुड़े हुए लोगों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, है ना, जो भी आपके आसपास है, सभी को ये अवेयरनेस देनी है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। तो कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो फॉलो करने चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशंस अगेन हमारे चैनल पर हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आप हमेशा जो भी टूल्स यूज़ करें वो डबल इंसुलेटेड हों, ठीक है। आपके घर का ग्राउंडिंग या अर्थिंग सिस्टम, अब ये ग्राउंडिंग या अर्थिंग क्या होता है, इसके लिए भी पूरा सेशन है वहाँ पर चैनल पे ना, वीडियोस हैं, आप उनको देख करके समझ सकते हैं ये अर्थिंग या ग्राउंडिंग सिस्टम क्या होता है घर का। फिलहाल के लिए इतना समझ लें, अगर घर में अर्थिंग या ग्राउंडिंग है प्रॉपर, तो उससे ना हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अर्थिंग या ग्राउंडिंग की ही इसलिए जाती है इलेक्ट्रिकल शॉक से सेफ्टी के लिए। तो जो एक्सटेंशन कॉर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो भी ग्राउंडेड होनी चाहिए। ग्राउंडेड का मतलब उनमें भी 3 वायर्स होने चाहिए, ठीक है। 2 तो हो गए, एक लाइव, एक न्यूट्रल, और तीसरा अर्थ या ग्राउंड का। उसमें मल्टी लेयर इंसुलेशन होनी चाहिए। इसके बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पानी और इलेक्ट्रिसिटी, इनकी मिक्सिंग को अवॉइड कीजिए। जहाँ पानी है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कोई लाइव इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके आसपास आपको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई टेस्टिंग या रिपेयर वर्क नहीं करना चाहिए। हमेशा उसको पहले ऑफ कर दीजिए, उसके बाद उसको चेक कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक शॉक के फर्दर उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। तो बच्चों, ये था आज का सेशन, कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।